हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे सामाजिक विनिमय सिद्धांत, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। तो सामाजिक विनिमय होता क्या है? सामाजिक विनिमय सिद्धांत एक समाज मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, समूहों या पक्षों के मध्य सामाजिक विनिमय के स्वरूपों तथा प्रक्रियाओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो सामाजिक विनिमय क्या है? जब दो व्यक्ति आपस में व्यक्ति समूह पक्ष कुछ लेन देन करते हैं, वस्तुओं का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे सामाजिक विनिमय कहा गया है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक जॉन डब्ल्यू थिबाट और हेराल्ड मैकेली का नाम प्रमुख है सामाजिक विनिमय थ्योरी में। वह समाज मनोवैज्ञानिक थे। और इनके अलावा तो जॉन थिबाट और हेराल्ड मैकेली, जो कि डायडिक संबंधों से संबंधित छोटे समूहों पे अपने विनिमय का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो इसको थोड़ा आगे हम विस्तृत रूप में देखेंगे। तो पहले, और इसके अलावा समाजशास्त्र में सामाजिक विनिमय सिद्धांत को लाने का श्रेय जॉर्ज होमन्स को जाता है। और पीटर ब्ला, लेवी स्ट्रास, फ्रेजर, मालिनोव्स्की आदि जैसे सामाजिक विचारक थे जिन्होंने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसके अनुसार सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं के संदर्भ में लागत लाभ के विषयनिष्ठ मूल्यांकन स्वविकल्पों की तुलना के आधार पर होती है। तो सामाजिक विनिमय के अनुसार जो संबंध अंतःक्रिया होते हैं, वहाँ व्यक्ति अपने लाभ को देखता है। वह यह तुलना करता है कि हम कितनी लागत लगा रहे हैं और कितना लाभ पा रहे हैं। उसी अनुसार वहाँ पर संबंधों का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति यह प्रतीत है कि संबंध बनाना भारी पड़ सकता है, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति से संबंध बनाना भारी पड़ सकता है, तो संबंध से मुक्त होना चाहता है, अर्थात संबंध को तोड़ देता है। यदि लाभप्रद मालूम पड़ता है तो वह संबंध को स्थापित एवं घनिष्ठ बनाने का प्रयास करता है। जैसे कि किसी को किसी के प्रति लाभ हो रहा है तो उससे संबंध घनिष्ठ करना चाहता है, अगर लाभ नहीं होना चाहता है तो उससे दूरी बना लेता है। आगे बताया गया कि वस्तु सामाजिक विनिमय सिद्धांत बहुविषयक उपागम के आधार पर विकसित होती है, एक व्यवहारमुख सिद्धांत है जिसमें शास्त्रीय अर्थशास्त्र, उपयोगितावादी, सामाजिक मानवशास्त्र और विनिमयवादी तथा मनोविज्ञान के व्यवहारिकवादी सिद्धांतों के प्रमुख तत्वों का समावेशन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत शास्त्रीय अर्थशास्त्र, उपयोगितावाद, मानवशास्त्र, विनिमय, मनोविज्ञान, व्यवहारवाद। और शास्त्रीय अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ ने विनिमय को थोड़ा बहुत परिभाषित किया है, लेकिन वह अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। आगे पुनः अवधारणा एवं वैषयिक उपागमों के स्तर पर भी सिद्धांत की एकाधिक धाराएं विकसित होती हैं, अर्थात मनोविज्ञान, विनिमयवादी, सबका अलग अलग मानना है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिसमें होमन्स के विनिमय व्यवहारवाद और पीटर का संरचनात्मक विनिमय तथा हेचर का विवेकी विनिमय सिद्धांत प्रमुख रूप से है। तो जहाँ होमन्स विनिमय व्यवहारवाद, एक्सचेंज बिहेवियर की बात करते हैं, वहीं पीटर ब्ला संरचनात्मक विनिमय या स्ट्रक्चरल एक्सचेंज और हेचर का विनिमय जो है उसे विवेकी विनिमय या रेशनल एक्सचेंज सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। होमन्स के द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय संदर्भ समूह का सामूहिकता है, जबकि ब्ला इस संदर्भ में संरचना एवं संरचनात्मक है तथा हेचर विवेकशील व्यवहारों को प्रमुख स्थान देते हैं। तो आइए देखते हैं सामाजिक विनिमय सिद्धांत के ऐतिहासिक एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि। विनिमय सिद्धांत का अधिकांश जड़ें या तो शास्त्रीय अर्थशास्त्र से के उपयोगितावाद से जुड़ी हैं या तो मनोविज्ञान की व्यवहारवाद के परंपराओं से जुड़ी है। दोनों परंपरागत परिप्रेक्ष्य परस्पर मिलकर सामाजिक विनिमय सिद्धांत को एक विशिष्ट आयाम प्रदान करती हैं। तो सर्वप्रथम या तो विनिमय देखा गया कहाँ, अर्थशास्त्र में, और मनोविज्ञान के में व्यवहारवादी विनिमय को देखा जाता है, और इन दोनों को जोड़कर सामाजिक विनिमय के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है। सामाजिक विनिमय सिद्धांत के प्रणेताओं और अध्येताओं में होमन्स, ब्ला और रिचर्ड इमर्सन आदि के नाम प्रमुख हैं। परंतु इसके सैद्धांतिक विकास की पृष्ठभूमि तथा प्रक्रिया की भी चर्चा की जाए तो इस क्रम में मानवशास्त्री फ्रेजर, मालिनोव्स्की इत्यादि के नाम प्रमुखता से उभरते हैं। इन लोगों ने अपने अध्ययन में एवं मानवशास्त्र अनुसंधानों के सहारे जनजातीय परंपरागत समाजों में वस्तुओं और सेवाओं एवं साख आदि के पारंपरिक विनिमय या आदान प्रदान के व्यवहारों को प्रकाश में लाकर आलोक के मुख्य धारा में समाजों को प्रचलित विनिमय के प्रकारों की प्रक्रियाओं को सामाजिक शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु विनिमयवादी उपागम का आधार निर्मित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फ्रेजर मालिनोव्स्की ने जनजातीय समाजों का अध्ययन करके पाया कि उनमें वस्तुओं के आदान प्रदान और के द्वारा व्यवहारों को देखा जाता है, जिसका वह
उन्होंने अपनी पुस्तकों में चर्चा की है, जो कि समाज के में उसको जानने के लिए अन्य समाजशास्त्री ने देखा कि विनिमय जो होता है जनजाति समाज में अधिकतर खेल के माध्यम से, सामानों के आदान प्रदान से, बाटा सिस्टम की चर्चा करते हैं। जैसे किसी वस्तु को लेने के लिए व्यक्ति उसके पास नहीं तो उसके पास जो वस्तु होते हैं उसके माध्यम से वो अपना विनिमय करते हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य कतिपय वस्तुओं, पड़य अथवा सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान को विनिमय की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ दैनिक जीवन अर्थात रोजमर्रा की आवश्यकताओं हेतु जो व्यक्ति अपने वस्तु, पड़य, सेवा आदि को आदान प्रदान करते हैं उसे विनिमय की संज्ञा दी गई है। वहीं सामाजिक स्तर पर सामाजिक संदर्भों में हुए विनिमय सामाजिक विनिमय के रूप में जाना जाता है और समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में यही सामाजिक विनिमय का सिद्धांत या केंद्रीय संदर्भ है। तो समाजशास्त्र में जो सामाजिक संदर्भों में हुआ विनिमय या सामाजिक विनिमय के रूप में किया गया अंतःक्रिया को सामाजिक विनिमय सिद्धांत का केंद्रीय संदर्भ माना जाता है। सामाजिक विनिमय को स्पष्ट एवं व्याख्यात करने के लिए प्रमुख सिद्धांत वक्ताओं का दृष्टिकोण निम्नलिखित था। पहला जॉर्ज होमन्स का विनिमय व्यवहारवाद, एक्सचेंज बिहेवियरिज्म ऑफ जॉर्ज होमन्स। जॉर्ज होमन्स सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में विनिमय व्यवहारवाद के रूप में जो योगदान दिया है उसकी एक झलक हमें सर्वप्रथम 1950 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप में देखने को मिलता है। विकसित रूप इससे उन्होंने अपनी अन्य पुस्तक, बहुप्रशंसित पुस्तक सोशल बिहेवियरिज्म इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ 1961 में प्रस्तुत किया है। तो सर्वप्रथम उन्होंने विनिमय का सिद्धांत की झलक द ह्यूमन ग्रुप में देख दिया था। उसके पश्चात उसकी विस्तृत व्याख्या उन्होंने सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स 1961 में प्रस्तुत किया है। होमन्स के अनुसार सामाजिक विनिमय सामाजिक अंतःक्रियाओं, सोशल इंटरेक्शन, यहाँ होमन्स के अनुसार सामाजिक विनिमय सोशल इंटरेक्शन का एक परिभाषित स्वरूप है जिसमें व्यक्तियों के क्रियाओं का विनिमय सामाजिक व्यवहारों के रूप में सामने आता है। सामाजिक व्यवहार में पारस्परिकता होती है और अंतर्वैयक्तिक संबंधों की स्थापना के आधार पर बनती है। होमन्स कहते हैं कि व्यक्ति का सामाजिक विनिमय वहाँ से शुरुआत होता है जब व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रियाओं करता है। यह अंतःक्रियाएं व्यक्ति के समाज के व्यवहार के रूप में आती हैं जो व्यवहारों की पारस्परिकता अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता को संदर्भित करती हैं। आगे उन्होंने कहा विनिमय व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या थी। तो जीव असुखकर अनुभवों से बचना चाहता है, परंतु यदि यह विश्वास हो कि दीर्घावधि में आवश्यकताओं की पूर्ति में हल्के फुल्के व सीमित अवधि के अप्रीतिकर अनुभव सहायक हो सकते हैं तो वह उससे गुजरना उचित समझता है। तो हम कहते हैं पहला चरण कि व्यक्ति अपने असुखी जीवन को बचना चाहता है, लेकिन अगर उसे पता चलता है कि आगे चलकर ऐसे स्थितियों से उसे अधिक लाभ होता है या लाभ होने की आशंका होती है तो ऐसे व्यवहारों से गुजरना पसंद करता है, अर्थात उचित समझता है कि थोड़ा कष्ट का सहने पर अगर व्यक्ति को आगे लाभ होता है तो ऐसे व्यवहार को वह करता है। जैसे कि व्यक्ति निद्रा छोड़कर मेहनत करता है, क्यों? अपने सुखी जीवन के आगे सुखी जीवन जी सके इसलिए। दूसरा उन्होंने कहा जीव कतिपय व्यवहारों को तभी तक करता है जब तक कि उसकी तद संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनने रहते हैं, अर्थात जीव उन व्यवहारों को तभी तक करता है जब तक उसको लाभ की प्राप्ति होती है या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। आगे जिस व्यवहार की सहायता से किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति या समानता जीव को उसको निरंतरता से करता है। और तीसरे चरण में उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की आवश्यकता किसी सहायता से पूर्ति होती रहती है तो उस व्यवहार को व्यक्ति निरंतर करता रहता है। अतीत में जिस व्यवहार विशेष में की आवश्यकता विशेष की पूर्ति होती रहती है, यदि वह वर्तमान में बंद हो जाए तो उस जीव को इस संदर्भ में उग्र हो जाता है। यदि अधिक समय तक पूर्ति बंद रहे तो वह उस विशेष व्यवहार से किनारा कर लेता है। तो कहते हैं किसी विशिष्ट व्यवहार से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है लेकिन वह तत्काल ही बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति उस परिस्थिति में उग्र हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसको भूल जाता है और वैसे व्यवहारों से किनारा कर लेता है। किसी पुरस्कृत अथवा दंडित व्यवहार के संदर्भ में यदि किसी घटना की पुनरावृत्ति बार बार निर्धारित समय पर होने लगे तो उसे क्रमशः उद्दीपन का स्वरूप ग्रहण कर लेती है तथा जीव के पुरस्कार प्राप्ति है तो उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करती है या दंड से बचने हेतु उस व्यवहार को न करने से रोकती है। तो होमन्स कहते हैं अगर किसी व्यवहार के तहत उसको पुरस्कार की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति उस व्यवहार को बार बार करना चाहता है। अगर वहीं
उस व्यक्ति को किसी व्यवहार को करने से दंड मिलता है, सजा मिलती है, तो उस दंड से बचने हैं तो वह उस व्यवहार को नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी बच्चे से व्यवहार से अच्छा महसूस करके उसको पुरस्कार टॉफ़ी दे देते हैं, तो वह बच्चा उस व्यवहार को बार बार टॉफ़ी के लालच में आने के लिए करेगा। लेकिन अगर वह कई गलती कर देता है, अगर आप उसको मार देते हैं, तो वह उस व्यवहार को अवॉइड करेगा। आगे, पुरस्कारों के विनिमय के रूप में मानवीय व्यवहार का अवधारणात्मक अध्ययन होमन्स के सामाजिक विनिमय सिद्धांत का मौलिक आधार है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरस्कारों के विनिमय में मानवीय व्यवहार का अवधारणात्मक अध्ययन, पुरस्कारों के विनिमय से मानवीय व्यवहार का अवधारणात्मक अध्ययन सामाजिक विनिमय सिद्धांत का मौलिक आधार है। आगे, विनिमय व्यवहारवाद की प्रमुख अवधारणाएं। तो यह तो विनिमय व्यवहारवाद का सिद्धांत था, उसके अंतर्गत उन्होंने किन किन अवधारणाओं की बात की है, तो आइए देखते हैं। पहला, होमन्स ने जिन मौलिक अवधारणाओं का उपयोग किया है उन्हें संक्षेप में हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला, उद्दीपन, स्टिमुलेस। उद्दीपन जीवों को किसी आवश्यकता विशेष की पूर्ति के संदर्भ में आवश्यक विशेषकर व्यवहारों को करने के लिए उत्प्रेरित करती है। उद्दीपन अगर किसी जीव की आवश्यकता की पूर्ति होती है किसी क्रिया को करने के लिए, तो वह क्रिया से वह उद्दीपित होकर उस क्रिया को बार बार करेगा। पुरस्कार से उद्दीपित होकर, आवश्यकता से उद्दीपित होकर बार बार वह क्रिया करने लगता है। अगला, क्रिया, एक्शन। किसी आवश्यकता की पूर्ति या व्यवहार के संपादन के क्रम में जीव सकारात्मक अर्थात पुरस्कार, नकारात्मक अर्थात दंड के परिणामों की आकांक्षा से जो कुछ भी करता है वह क्रिया है। तो उन्होंने कहा कि क्रिया विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्ति की क्रिया अगर पुरस्कृत की जाती है तो उसे बार बार करेगा, अगर दंडनीय होती है तो उसे करने को अवॉइड करेगा। अगला, पुरस्कार। उद्दीपन की वह क्षमता जो जीव को उसकी आवश्यकता पूर्ति के लिए संतुष्टि प्रदान करती है उसे पुरस्कार करते हैं। अर्थात किसी क्रिया से प्रभावित होकर उसे पुरस्कार की प्राप्ति होती है तो वह क्रिया को संतुष्ट होता है और उस क्रिया को बार बार पुनरावृत्ति करने के लिए प्रेरित होता है। अगला, दंड। उद्दीपन की वह क्षमता जो जीव को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को रोकती है अथवा असंतुष्ट या नाराज करती है उसे दंड कहते हैं। अर्थात व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा है तो उस क्रिया को रोकने के लिए या उस क्रिया की आवश्यकता को रोकने के लिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है और वह दंड से असंतुष्ट या नाराज होता है तो यह पनिशमेंट होगा। मूल्य, वैल्यू। मूल्य उद्दीपन द्वारा प्रेरित व्यवहार के पुरस्कार का स्तर है। अर्थात अच्छे मूल्यों से उद्दीप्त होकर व्यक्ति व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कार की प्राप्ति होती है और वह मूल्यों का पालन करता है। अगला, लागत। अगर किसी क्रिया को संपन्न करने के क्रम में मिलने वाले पुरस्कार की तुलना में व्यक्ति की लागत कम होती है और लाभ अधिक होता है तो व्यक्ति वह इस क्रिया को करने के लिए प्रेरित रहता है। आगे, सामाजिक विनिमय के सिद्धांत से संबंधित होमन्स के कुछ प्रस्ताव। तो उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिया है। पहला, सफलता संबंधित प्रस्ताव, सक्सेस प्रोपोजिशन। व्यक्ति उस क्रिया को बार बार करता है जिसको उससे वांछित या जरूरी सफलता की प्राप्ति होती है। अगला, उद्दीपक प्रस्ताव, स्टिमुलेटस प्रोपोजिशन। व्यक्ति को जिस उद्दीपन के प्रभाव में की गई क्रिया का परिणाम सकारात्मक एवं पुरस्कार के रूप में हुआ है वैसे उद्दीपन प्राप्त करने के लिए वैसा कार्य करना अधिक पसंद करता है। तीसरा, उन्होंने मूल्य प्रस्ताव की बात की, वैल्यू प्रोपोजिशन। जिस क्रिया के परिणाम में जितने लाभप्रद एवं मूल्यवान होंगे उस व्यक्ति क्रिया को बार बार करना पसंद करता है, अर्थात वह अपने मूल्यों के आचरण को उसी प्रकार बनाता है। अगला, उन्होंने कहा वंचन तृप्तिकरण प्रस्ताव, डिस्प्रेवेशन, स्टेटिसेशन और प्रोपोजिशन। निकट अतीत में किसी की गई क्रिया के पुरस्कार का मूल्य उसी क्रिया के निरंतर दोहराए जाने के साथ साथ कम से घटता जाता है, परंतु कुछ यह अर्थशास्त्रियों का ह्रास नियम से मिलता जुलता होता है। उन्होंने कहा वंचन तृप्तिकरण, अर्थात बार बार एक ही क्रिया करने से एक प्रकार के पुरस्कार की प्राप्ति से व्यक्ति उब जाता है तो निरंतर बार बार ऐसी क्रियाएं होने पर उस क्रिया के प्रति वंचना आ जाती है, अर्थात असंतुष्टि धीरे धीरे पनपने लगता है, उसका मन उस तरह की क्रियाओं को करने से उबने लगता है और यह क्रिया लगभग अर्थशास्त्र के ह्रास के नियम से एकदम मिलता जुलता है। अगला, आक्रामकता अनुमोदन प्रस्ताव, एग्रेसिव अप्रूवल प्रोपोजिशन। किसी क्रिया को करने से व्यक्ति को वांछित परिणाम नहीं मिल पाता है या उसे पुरस्कार के स्थान पर दंड की प्राप्ति हो जाती है तो वह आक्रामक हो जाता है। इस संदर्भ में आक्रामक व्यवहार करने में तत्पर हो जाता
है। तो आक्रामकता अनुमोदन का सिद्धांत, अगर व्यक्ति को वांछित परिणाम नहीं मिलता है, वह क्रिया तो करता है लेकिन उसे उस प्रकार के पुरस्कार की प्राप्ति न होकर दंड की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे में वह आक्रामक हो जाता है। अगला, विवेकशीलता का प्रस्ताव, रेशनैलिटी प्रोपोजिशन। वैकल्पिक क्रियाओं एवं व्यवहारों के संदर्भ में व्यक्ति तात्कालीन आधार पर उन क्रियाओं एवं व्यवहारों का चयन करता है। उन्होंने कहा कि विवेकशीलता का प्रस्ताव, वैकल्प, उसके पास विकल्प होता है तो वह अपने विवेक के आधार पर उन क्रियाओं एवं व्यवहारों को अर्थात पहचान करता है जो उसकी क्रिया करने पर उसको पुरस्कार की प्राप्ति होती है। इसमें उसने अपने विवेक या बौद्धिकशीलता का प्रयोग करना होता है। आगे उन्होंने कहा, सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में व्यवहारवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित नियम महत्वपूर्ण हैं। पहला, व्यक्ति उस क्रिया या व्यवहार को प्राथमिकता देता है जिससे संभावित पुरस्कार या मूल्य का सर्वाधिक प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति उन्हीं क्रियाओं को प्राथमिकता देगा जिससे उसे अधिक लाभ होगा। दूसरा, व्यक्ति उस क्रिया को अधिक करता है जिससे सफलता की प्राप्ति की संभावनाएं अधिक होती हैं। तीसरा, कृषक समाजों की तुलना में साक्षर औद्योगिक समाजों में व्यक्ति क्रियाओं एवं व्यवहारों के पुरस्कारों के संदर्भ में अपेक्षित अधिक लाभवंती होता है। तो यहाँ कहा है कि कृषक समाजों में केवल लाभ के लिए क्रियाएं नहीं होती हैं, इसकी तुलना में साक्षर औद्योगिक या नगरीय समाजों में व्यक्ति अपने लाभ के लिए अत्यधिक क्रियाएं करता है। आगे, इस प्रकार औद्योगिक समाजों में व्यक्तियों का पुरस्कार प्रायदक शिक्षा के प्रति रुझान को अधिक होता है। इस क्रम में अधिकांश व्यक्ति शिक्षा प्राप्ति के प्रयास करना चाहते हैं। अगला, शिक्षा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलने से आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। अगला, शिक्षा प्रक्रिया हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष धन की आवश्यकता होती है। अगला, इस परिप्रेक्ष्य में कृषकीय समाजों की तुलना में औद्योगिक समाजों में कुछ आधारों पर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा संपन्न होते हैं। अगला, उन्होंने कहा, सापेक्षिक समानता के आधार पर औद्योगिक समाज में तुलनात्मक रूप से अधिक संख्या के लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा हेतु खर्च करने में सक्षम है, अर्थात शिक्षा के महत्व को समझकर ही शिक्षा के प्रति वह खर्च करते हैं, कहाँ औद्योगिक समाजों में, और वहीं कृषक समाज में शिक्षा का महत्व उतना नहीं देते हैं। अगला, अधिकांश लोग शिक्षा को प्राप्त करने के प्रयासों में सफलता प्राप्ति के संदर्भ में उपयोगी एवं उपयुक्त समझते हैं। बहुत से लोग शिक्षा प्राप्त करने के कहते हैं कि उससे आगे चलकर उपयोगी या उपयुक्त होगी। जैसे शिक्षा प्राप्त करने से आगे आप अधिकारी, अफसर या अन्य पदों पर आसीन होकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं या अपनी स्थिति परिस्थिति को उच्च रख सकते हैं। अगला, उन्होंने कहा, इसीलिए अधिकांश लोग शिक्षा प्राप्ति के लिए दिशा में आवश्यक प्रयास करते रहते हैं, लाभों के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि उनके प्रयास सटीक होते हैं। और औद्योगिक समाज में अधिकांश लोग वास्तव में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि कृषक समाजों की तुलना में औद्योगिक समाजों में साक्षरता दर अधिक होती है। तो यहाँ होमन्स कहते हैं कि शिक्षा की उपयोगिता औद्योगिक समाज वाले समझते हैं, इसलिए कृषक समाजों के तुलना में औद्योगिक समाजों में साक्षरता अधिक होती है। यहाँ शिक्षा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, नौकरी प्राप्ति आदि जैसे कार्यों को करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए शिक्षा का महत्व अधिक देखा जाता है। अगला, जॉर्ज होमन्स की सामाजिक विनिमय की आलोचना के प्रमुख बिंदु। तो विवेकशीलता, रेशनैलिटी। प्रत्येक सामाजिक व्यवहार पूर्व संरचित एवं परिणामों के संदर्भ में प्रकलित नहीं होते हैं और न ही परिणामों के संदर्भ में सिर्फ आक्रामक निराशा एवं प्रसन्नता के प्रस्ताव से जुड़ा है। तो उनके विवेकशीलता के सिद्धांत की आलोचना, अवधारणा की आलोचना इस संदर्भ में होता है। कहा गया कि पहले से ही लाभ या पुरस्कार की बात नहीं होती है, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो कि व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पुनरुक्ति, टाउटोलॉजी। सामाजिक विनिमय सिद्धांत की प्रस्तुत क्रम में होमन्स ने मूल्य, पुरस्कार, क्रिया आदि के रूप में जिन अवधारणाओं का एकाधिक संदर्भों में बार बार प्रयोग किया है, उनकी स्पष्टता क्रमशः स्पष्ट है। इस कारण कहीं कहीं हमें उनके सिद्धांत की अवधारणात्मक अस्पष्टता का घालमेल कई की सीमा तक देखा जाता है। अगला, सरलीकरण, रिड्यूक्शनिज्म। समग्रवादी सिद्धांतों के नियमों एवं अवधारणाओं को लघु एवं सूक्ष्म सामाजिक इकाइयों पर लागू करने तथा सिद्धांतों का सरलीकरण कहलाता है। परंतु इस प्रकार के सरलीकरण सदैव तर्कसंगत या व्यवहारिक हो, यह आवश्यक नहीं है। सदैव होमन्स ने सामाजिक विनिमय के सिद्धांत की प्रस्तावनाओं एवं प्रस्तावों के सहारे इनके सैद्धांतिक एकीकरण के प्रयास में आवश्यक किया, परंतु इस क्रम में वह पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाए या प्रतीत नहीं होता कि पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज में समान रूप से इन व्यवहारों को लागू नहीं किया जा सकता है। सैद्धांतिक सरलीकरण के आवश्यक किया, परंतु इस क्रम में वह पराकाष्ठा तक पहुंच गए प्रतीत होते हैं। उन्होंने एक व्यवहारवादी अर्थात पराकाष्ठा से अधिक ऊपर चले गए हैं।
जिस कारण उनके व्यवहार को सामान्यीकरण अर्थात सभी जगह एक समान नहीं लागू किया जा सकता है। आलोचना के बावजूद होमस का व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक तत्वों का होने वाले महत्वपूर्ण समाजशास्त्री सिद्धांत के निर्माण में सफल रहे हैं। उन्होंने इन्हें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि सामाजिक व्यवहार को समझने के क्रम में छोटे छोटे समूहों का अध्ययन भी आवश्यक है तथा उपयोगी है, क्योंकि परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ बृहद समाजों की प्रवृत्ति एवं प्रकृति में परिवर्तित होती रहती है। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी होमस के विनिमय का सामाजिक विनिमय के सिद्धांत को अर्थात होमस के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विनिमय के सिद्धांत को अपनाया गया है। उन्होंने इसके लिए एक रास्ता बनाया है जिसे आगे चलकर तमाम समाजशास्त्री इसमें सुधार करते गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से जुड़कर आप डेली क्विज कर सकते हैं, जिसपे कि यूजीसी नेट के PYQ, PGT एंड MCQ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। धन्यवाद।